नमस्कार दोस्तों। 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का वनवास खत्म हो गया। 27 साल बाद एक अलग परिवर्तन आया है। दिल्ली की जनता के दिल से अरविंद केजरीवाल बाहर निकल गए। अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव हार गए, उनके डिप्टी सीएम चुनाव हार गए और उनकी पार्टी के तमाम कद्दावर चुनाव हार गए। कांग्रेस पार्टी 14 सीटों पर उस अंतर से खड़ी थी कि जो आम आदमी पार्टी को हराने का काम कर रही थी। आम आदमी पार्टी 22 सीटें जीती और उसके 10% वोट कम हुए। भारतीय जनता पार्टी 7% वोट अधिक लेकर के 45% के वोट शेयर पर पहुंच गई और उसने 48 सीटें जीत ली। कांग्रेस पार्टी 6.5% वोट लेकर के 0 पे सिमट गई। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी खुश है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी में मातम है। भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही, मनाना भी चाहिए। सवाल उठता है, दिल्ली ने संदेश क्या दिया है? दिल्ली ने संदेश दिया है कि अब राजनीति सिर्फ लफाजी से नहीं चलेगी, अब कोरे नारों से नहीं चलेगी, रोने धोने से नहीं चलेगी। अब बात विचारधारा की भी होगी और बात काम करने की भी होगी। आप लड़ना अच्छा जानते हैं, रोना धोना जानते हैं, विपक्ष में बैठी बात करेंगे विचारधारा। आम आदमी पार्टी जब अन्ना आंदोलन से नोटिस किया है कि उस अन्ना आंदोलन को जन्म किसने दिया? विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, आरएसएस है, जो नरेंद्र मोदी के मुख्य सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल, वो उसके संस्थापक अध्यक्ष और उसका प्रणेता कौन? उसकी प्रणेता आरएसएस, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, मोदी के लिए आरएसएस के बूते। इसके बाद आरएसएस के आधे उसको सारी गाइडलाइन, इस आंदोलन की गाइडलाइन, जिसके बाद सारी भारतीय जनता पार्टी की कोर टीम तय कर रही। पार्टी के केजरीवाल, उसमें लाल कृष्ण आडवाणी भी थे, अरुण जेटली भी थे, सुषमा स्वराज भी थी, राजनाथ सिंह भी थे, जसवंत सिंह भी थे, बाबा साहेब के संविधान वेंकैया नायडू भी थे और मुरली मनोहर जोशी निरस्त कर दिया जा रहा है। यानी आप समझ सकते हैं ये पूरा आंदोलन उनसे आया। शंकर सब खामोश और इसमें अरविंद केजरीवाल हो या किरण बेदी हो या लेकिन इन दोनों का अन्ना हो, कांग्रेस को खत्म कर अन्ना हजारे या फिर उनके साथ रामदेव हो और तमाम कमजोर पड़ रही, इन सब ने मिलकर वो खड़ा किया था और उस फाउंडेशन के थ्रू जो एक रामलीला मैदान में आंदोलन हुआ, उस आंदोलन करने में मदद करता है। केजरीवाल दिल्ली में चुनाव आने हमला बोला किस पर? कांग्रेस पार्टी दिखावे के लिए आरोप प्रत्यारोप, डॉक्टर मनमोहन सिंह पर, उनकी नीतियों पर को सत्ता से दूर, और लेकिन दिल्ली की स्तर पर शीला दीक्षित सरकार, उतनी तो सबको बदनाम किया गया, सबको भ्रष्ट बनाया गया, आधार बनाया गया। वही कैग की रिपोर्ट, जो कैग की रिपोर्ट अब जब चुनाव के पहले आती है तो अरविंद केजरीवाल उसे विधानसभा के पटल पर रखने को तैयार नहीं। उसको लेके भारतीय जनता पार्टी हाईकोर्ट तक जाती है, लेकिन नहीं रखते। क्यों? क्योंकि वो काले सच जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के तमाम उस मॉडल को खत्म कर दिया जो मॉडल वो कह के आए थे। सत्ता में आने के लिए उन्होंने तमाम वायदे किए थे, पूरे एक लंबी फेहरिस्त गिनाई थी, एक भी पूरे नहीं हुए। ये नई व्यवस्था जो है, इसमें ऐसा होना चाहिए कि हमारी इस राजनीतिक विकल्प का अगर कोई भी व्यक्ति संसद में या विधानसभा में जाता है तो कोई लाल बत्ती की गाड़ी नहीं होनी चाहिए उसके पास।
कोई बड़ा बंगला नहीं होना चाहिए उसके पास, वो एक कमरे के फ्लैट में रहे आम आदमी की तरह। कोई सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, सिक्योरिटी जनता के लिए होनी चाहिए, इन नेताओं के लिए नहीं होनी चाहिए। उसका जितना कोटा है वो सब कैंसिल होना चाहिए। एमपी एमएलए फंड नहीं होना चाहिए। मैं लाल बत्ती लूंगा, ना मैं कोई बड़ा बंगला लूंगा और ना मैं सिक्योरिटी लूंगा। इसका एफिडेविट मैंने फाइल किया और एफिडेविट की कॉपी मैंने अपनी विधानसभा में हर घर में पहुंचाई है। तो अगर मैं कोई लूंगा तो लोगों ने, मैं अभी विधानसभा में जब चक्कर लगा रहा था, सरकार का दायित्व होगा आपको देना, तो मैं लूंगा ही नहीं उनसे। तो वो जब मैं अगर लूंगा तो वो लोग सब, कईयों ने मेरे को कहा जी आपका एफिडेविट संदूक में रख लिया, कल को लोगे तो हम ला के दिखा देंगे। तो इस पार्टी से जो जो नेता जीत के आएंगे, जो जो लोग जीत के आएंगे, वो बड़े बंगले नहीं लेंगे। आप लोगों के इलाके से कोई आदमी जीता, वो आप लोगों के बीच में ही रहेगा, अपने मकान में रहता रहेगा, जहाँ रह रहा था वहीं रहेगा, उसको बड़ा बंगला नहीं रहेगा। आप ही की तरह जिएगा, उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, कोई सिक्योरिटी नहीं लेगा इस पार्टी का आदमी। आप ही की तरह जीता रहेगा, आप ही के बीच में से एक आदमी निकल के एमएलए बनेगा या एमपी बनेगा, आप ही जाओगे वहाँ पे। गाड़ी नहीं लूंगा, घर नहीं लूंगा, वो नहीं बोलते, सब शब्द बोलते हैं, बोल देते हैं गाड़ी नहीं लूंगा, घर नहीं लूंगा। कैसे काम चलेगा? आप अगर गाड़ी नहीं लेंगे तो एक मुख्यमंत्री कैसे काम करेगा? तो ये आप पहले अगर नहीं पता था आपको? नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा था। उसको एक्स्ट्रा वेगेंट वो बना के प्रस्तुत किया जाता है। जितने उन्होंने कोर इशू रखे थे वो कोई पूरे नहीं। 25 तक का टाइम मांगा। दिल्ली में एजुकेशन का मॉडल भी आधा अधूरा फेल और झूठे प्रचार पर आधारित था। इसी तरीके से रोजगार का मुद्दा झूठ पर प्रसारित था। इसी तरीके से स्वास्थ्य का मुद्दा झूठ पर प्रसारित था। तो जो देने की बात कही थी वहां ये स्थिति, और जब देने की बारी आती थी रोना रोता। दिल्ली में बोला है कि एलजी ये नहीं करने दे रहा है, गृह मंत्रालय ये करने नहीं दे रहा है, ये नहीं करने दे रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल आए थे सेकुलर बन के। वो जब रामलीला मैदान में बैठे तो पहले भारत माता की तस्वीर लगाई, फिर लगा इससे ही अकेले काम नहीं चलेगा तो गांधी की, महात्मा गांधी की तस्वीर लगाई, और उसके बाद में पार्टी बनाई। पार्टी बनाने के बाद में भगत सिंह की फोटो लगाई। फिर सोचा इससे भी काम नहीं चलेगा तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो लगा ली। और उसके बाद जो उन्होंने ड्रामा किया कि गांधी जी की फोटो ही हटा दी, उन्हीं गांधी की, कि जब जब उन पर संकट आता था वो गांधी जी की समाधि पर जाकर के वहीं पर रोना रोते थे। लेकिन गांधी की फोटो से परहेज हो गया। भारतीय जनता पार्टी के मूल संगठन आरएसएस को किससे नफरत थी? गांधी से। किससे नफरत थी? कांग्रेस से। किसे वो खत्म करना चाहते थे? गांधी नेहरू की विचारधारा को, कांग्रेस को। अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? उन्होंने पूरी लड़ाई कांग्रेस की उस विचारधारा से लड़ी, गांधी नेहरू की विचारधारा से। उन्होंने संविधान के खिलाफ बोला, संविधान को खत्म कर देने की बात करी, बदल देने की बात करी, वही जो आरएसएस की है। उन्होंने गांधी की फोटो हटा दी, कांग्रेस मुक्त भारत बनाने वो भी चल पड़े, और जो काम वामपंथियों ने नहीं किया, जो काम भाजपा ने नहीं किया, वह काम किया उन्होंने गांधी की फोटो हटाकर। उन्होंने गुजरात चुनाव के दौरान यह तक कह दिया, इसमें गांधी की फोटो हटा के लक्ष्मी जी की फोटो कर दी। खुद को हनुमान भक्त बताने लगे और न जाने क्या क्या। और इसके बाद में जब जब हुआ, कभी अपने को कृष्ण जन्माष्टमी पे पैदा, कभी कुछ, और इस तरीके से वो जब तीर्थ यात्राएं करवाना शुरू किया तो हिंदू तीर्थ यात्राएं करवाने लगे। सबको उन्होंने छोड़ दिया। उनकी कोर टीम में ना कोई दलित, ना कोई पिछड़ा, ना कोई अल्पसंख्यक। उन्होंने भी वही आरएसएस की आइडियोलॉजी पे काम किया। और जब उन पे कष्ट आया तो उन्होंने चिट्ठी किसको लिखी? चिट्ठी लिखी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को। यानी आप समझ चुके होंगे कि भाजपा जहां सीधे आरएसएस के साथ खड़ी होती है, दिखना भी चाहती है, ये दिखना नहीं चाहते लेकिन काम उसी का कर रहे हैं। सेकुलर से ये बन गए। जब सीए एनआरसी का आंदोलन चला तो उसका उन्होंने विरोध किया। जब
मरकज में आए हुए तमाम मुस्लिम्स के जो वहां आए थे इबादत के लिए, उनको कोरोना स्प्लेंडर की तरह से उन्होंने पेश किया। तब उन पर कार्रवाई की मांग करी, मुकदमा दर्ज करने की मांग करी। और जब दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हुए तो उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ काम किया। फिर सेकुलर कहां रह गए? विचारधारा क्या है आपकी? कोई विचारधारा नहीं। विचारधारा इनकी मौका परस्ती थी, कितने खास हैं, विचारधारा इनकी मूल्यहीनता थी, और विचारधारा इनकी झूठ। आप हैरान रह जाएंगे। विचारधारा झूठे आरोप लगाने, रेशमी कालीन और वही इन्होंने किचन का सामान दिल्ली चुनाव के वक्त भी हरियाणा पे आरोप लगाने लगे कि वो यमुना के पानी में जहर मिला रहे, जबकि यमुना साफ करने का इन्होंने वायदा किया था और यमुना गंदी हुई। पॉल्यूशन खत्म करने की बात की थी, सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड राजधानी हो गई और तमाम अच्छे रईसों। लेकिन इन्होंने इन सब पे ध्यान देने की बजाय ध्यान दिया कि कांग्रेस गुजरात लड़ने जा रही है तो उसे कैसे खत्म करना। जो कांग्रेस बढ़ रही थी गुजरात में वो नीचे चली, करोड़ की वो गोवा पहुंच गए और गोवा में कांग्रेस को हरवाने का कुछ भी आम नहीं है। और इसी तरीके से उन्होंने हरियाणा में किया, बनती हुई सरकार हरवाई, और इसी तरीके से तमाम जगह किया। जब दिल्ली का चुनाव आया, कांग्रेस ने ऑफर किया कि साथ लड़े, इंडिया अलायंस में होते हुए भी कहा नहीं, हम नहीं, अकेले लड़ेंगे। 70 कैंडिडेट अपने घोषित कर दिए। कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो लड़ी, जितना बेहतर लड़ना चाहिए था नहीं लड़े। राहुल गांधी काफी वक्त तक इंडिया अलायंस के तमाम नेताओं के कहे पर प्रचार में नहीं जा रहे। आखिरी में 6 दिन उन्होंने काम किया। उसका नतीजा हुआ कांग्रेस को 6.5% वोट मिल गए, पिछली बार से 2% ज्यादा। लेकिन इन सब के बाद में जो होता है वह समझने की जरूरत है। उसने इस राजनीति को बदल दिया और उससे नतीजा यह हुआ, आम आदमी पार्टी जिसके पास सारा वोट बैंक कांग्रेस का है, वो सत्ता से बाहर हो जाती। निश्चित रूप से अब दिल्ली एक नई दिशा में राजनीति पे काम करेगा और होना भी चाहिए। कांग्रेस को मेहनत करनी होगी, लड़ना होगा, लेकिन कांग्रेस को अब यह देश में बताने के लिए नैतिक रूप से है कि झूठों को हम कैसे खत्म किया जाता है। कांग्रेस के लिए अब रास्ता पंजाब में भी आसान होगा, क्योंकि पंजाब में जो आम आदमी पार्टी का झूठ आया था वह भी टूट चुका है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए एक बेहतरीन संभावना है। कांग्रेस यहां लड़ने की बजाय इसको नीतिगत रूप से लड़ रही। राहुल गांधी ने आरएसएस पे सीधा हमला किया है और बता दिया है लड़ाई विचारधारा की है। एक आरएसएस की विचारधारा है, एक गांधी नेहरू अंबेडकर की विचारधारा है, एक संविधान की विचारधारा है, एक मनुस्मृति की विचारधारा है। तो अब इसी पे लड़ाई होगी, क्योंकि जितने छद्म दल आरएसएस ने पैदा किए वो सब कांग्रेस को खत्म करने के लिए किए गए, और वो चाहे पश्चिम बंगाल में टीएमसी हो चाहे कोई और। यही वजह है कि टीएमसी, समाजवादी पार्टी और तमाम दल अरविंद केजरीवाल के लिए प्रचार करते घूम रहे, लेकिन कांग्रेस ने किसी को नहीं रोका। कांग्रेस ने जिन 14 सीट पे कमाल किया कि वो हराने का काम किया। जब हराने का काम किया हो तो अगला अब निर्माण का काम करना है। तो अब वो कांग्रेस की जिम्मेदारी है और राहुल गांधी की जिम्मेदारी है। लेकिन अब एक चीज साफ है कि अब लड़ाई 2 नेताओं में, 2 संगठनों में, 2 विचारधाराओं में है। एक तरफ राहुल गांधी है, एक तरफ नरेंद्र मोदी है। एक तरफ आरएसएस है, एक तरफ गांधी नेहरू अंबेडकर की विचारधारा है। एक तरफ तानाशाही है, फांसीवाद है, तो दूसरी तरफ लचीलापन है, सबको समाहित करने का है। फैसला तो जनता को करना होगा, लेकिन यह लड़ाई अब सकारात्मक दिशा में जाएगी और इस उम्मीद के साथ कि यह देश को एक नई दिशा देगी
तो यह लड़ाई निश्चित रूप से मुझे लगता है एक बेहतर परिणाम को देगी। तो इसलिए दिल्ली के इस नतीजे को सकारात्मक देखिए और मान के चलिए कि जो नकारात्मक राजनीति 2013 में शुरू हुई थी वो खत्म होगी, क्योंकि कभी कांग्रेस को गाली दे के सत्ता में आए, कांग्रेस के सहारे सत्ता में आए, फिर कांग्रेस को ही खत्म किया और फिर ये करते हैं। तो यही काम ममता बनर्जी ने किया, यही काम समाजवादी पार्टी ने किया, यही काम आरजेडी ने किया, यही काम शरद पवार ने किया, तो यही काम उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं। तो जब सब यही कर रहे हैं तो कांग्रेस को अब अकेले लड़ना होगा। जो साथ आए तो साथ आए, अन्यथा ये लड़ाई उसे ही लड़नी होगी, राहुल गांधी को ही लड़नी होगी, क्योंकि राहुल गांधी आज देश के सबसे ज्यादा यकीनी नेता है। फैसला जनता का। जय हिंद।